सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का स्टडी फीचर्स पर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज फॉर योर एग्जाम्स। एंड जो स्पेक्ट्रम की रिवीजन की हम जो सीरीज चला रही हैं उसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 पहले अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके उनको देखिए। मैंने 10-10 एमसीक्यूज की एक सीरीज चलाई हुई है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज रहने वाले हैं स्पेक्ट्रम बुक से। ठीक है, आई होप स्पेक्ट्रम बुक के बारे में आपने सुना ही होगा। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना सुना हो। तो उसी के रिगार्डिंग हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, ताकि आप, अगर आपने पढ़ ली है पहले वो, तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। और 10-10 एमसीक्यूज इसलिए रखे हैं ताकि हम उन ऑप्शंस को और आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं, उनके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन जुटा पाएं। दैट्स वाई आई हैव केप्ट 10 क्वेश्चंस राइट इन एवरी सेशन। सो स्टार्ट करते हैं। और ये पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक नहीं प्रीवियस लेक्चर्स देखे तो जाके देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और स्पेक्ट्रम की रिवीजन है ये, राइट। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन पे हम जंप करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड बाय, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो किसके द्वारा करी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। 1885 में, 1906 में, 1919 में, 1920 में। ठीक है, तो बताइए जी, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जैसे यहाँ पे जितनी भी डेट्स है ना, जैसे 1885 है, 1906 है, 1919, 1920, आपको एक आइडिया होना चाहिए उसको सुनते ही ईयर को, कि अच्छा तब क्या होता है। 1885 में अच्छा आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी। 1906 में अभी जो उसने पूछा है तो उसका आंसर बी सही रहने वाला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, 1919 में आपको पता है मॉन्टेग कैम्पफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे। 1920 में क्या आया था आपको पता, आंदोलन आया था, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए इस तरीके से, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है हिस्ट्री में, या तो मैच द कॉलम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या रहने वाला, ऑप्शन बी 1906। ठीक है, 1906 में जो है वो इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई, ये आपकी हुई थी बेसिकली ढाका में। कहाँ पे, ढाका। ढाका कहाँ पे है, बांग्लादेश में। कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब यहाँ से कई बार मेंबर्स के ऊपर, नाम के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं कि किसने स्थापना करी। तो आगा खान, ख्वाजा सलीमुल्लाह, हाकिम अजमल खान, बकार अल मुल्की, इन 4 मेंबर्स के आप नाम याद रख सकते हो। दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आई होप मैं क्लियर हूं यहाँ पे। The next question is, the Regulating Act of 1773, very very important act, established Indian civil service, regulate the affairs of East India Company, abolished the जमींदारी system, introduce the local self government in India। देखो, इसका सही ऑप्शन आपका रहने वाला ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ जो 1773 का था, बेसिकली इसके द्वारा ही जो ब्रिटिश आपका पार्लियामेंट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल जो था वो अपना किया था। यानी कि यहीं से इन्होंने अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करना शुरू करा था, और उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स जो हैं वो डायरेक्टली कहाँ रिपोर्ट करेंगे, डायरेक्टली किससे लिंक होंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। यानी कि अब सुप्रीम पावर क्या थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, राइट। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे, लेकिन अब उसके ऊपर सुप्रीम पावर कौन आ गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट। इतना इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसको। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी किसने स्थापित करी थी, तो अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर और भगत सिंह। तो सही ऑप्शन क्या रहने वाला है आपका, बी डी सावरकर। बी डी सावरकर जी ने क्यों करी थी, बेसिकली जो भी आपकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसलिए इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस अंडर द परमानेंट सेटलमेंट। पहला सवाल, परमानेंट सेटलमेंट कब हुई थी, 1793 में। प्रीवियस फर्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, फिर से हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हुआ क्या था, बेसिकली इसमें रेवेन्यू जो था वो फिक्स्ड कर दिया गया था। क्या था, रेवेन्यू जो था वो फिक्स्ड कर दिया गया था। यानी कि फिक्स्ड रेवेन्यू जो है अब ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी, कंपनी जो है, किससे, जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे, लैंडलॉर्ड से। ठीक है, तो
कई बार एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज कैसे करता है, वो ऑप्शन में दे देता है कि डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया था पेजेंट्स को यानी कि फार्मर्स को। ऐसा नहीं हुआ था, बेसिकली अब कंट्रोल मिला था लैंडलॉर्ड्स को। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला लैंडलॉर्ड्स को कि हम तुमसे इतने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी लेंगे पर सीजन, ठीक है, तो वो तुम्हें पे करने पड़ेंगे। तो लैंडलॉर्ड्स ने डायरेक्टली फिर किनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू करा? पीजेंट्स के ऊपर। तो ऐसा नहीं पीजेंट्स को इससे कोई फायदा नहीं हुआ था परमानेंट सेटलमेंट से, ठीक है, क्योंकि अगर ध्यान से देखो, क्योंकि अब उन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दिया, तो कई बार अगर किसी कारणवश फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर भी उनको देना पड़ेगा। तो वो किसी से जाके उधार लेके जो है वो उनको पैसे चुका रहे थे किसान। तो किसान तो कहीं ना कहीं दबाव में ही जा रहे थे ना, तो उनके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं थी ये चीज़। ये बेसिकली बेनिफिशियल थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि उनके पास अब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी आ रहा था, फिक्स्ड रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। समझ आई ये बात? ठीक है, तो सही उत्तर क्या रहेगा? फिक्सिंग रेवेन्यू परमानेंटली विद लैंडलॉर्ड्स। The next question is the Hunter Commission 1882 was appointed to review. हंटर कमीशन जो 1882 में आया था वो बेसिकली क्यों अपॉइंट हुआ था? तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री पॉलिसीज, रेवेन्यू सिस्टम्स। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए हंटर कमीशन आपका जो था वो लेके आया गया था बेसिकली, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं हंटर कमीशन के बारे में। हंटर कमीशन को बोला जाता है बेसिकली ग्रुप ऑफ कमेटीज। ग्रुप ऑफ कमेटीज क्यों? इसमें दो बातें करी गई थी। एक आपका 1882 में आया था हंटर कमीशन, एक आपका 1919 में आया था हंटर कमीशन, ठीक है। 1882 और 1919 में आया था। अब 1882 वाला तो जो है वो है एजुकेशन से रिलेटेड टू एजुकेशन। 1919 वाला था वो था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में रिपोर्ट क्रिएट करना। याद रखना, 1919 वाला था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसके मैसेकर जो हुआ था उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो ये दो आप याद रखोगे। तो 1882 वाला तो जो था हमारा वो बेसिकली हंटर कमीशन कौन लेके आया था? वो लेके आया था लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसकी थोड़ी सी इसकी रिकमेंडेशंस की बात कर लें तो इसने क्या रिकमेंड करा था कि एलिमेंट्री एजुकेशन को सुधारा जाए, ठीक है। क्यों? जो ब्रिटिश इंडिया में जो एजुकेशन का सिस्टम था उसके रिगार्डिंग ये कमीशन लेके आया गया था, ठीक है, हंटर कमीशन। तो टीचिंग प्राइमरी एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। दूसरी बात, एनकरेजिंग एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स को एजुकेशन में और एनकरेज करा जाए, उनको और बढ़ावा दिया जाए और फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए। एंड पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी, और स्कूलों में कभी किसी रिलीजन स्पेसिफिक ना पढ़ाया जाए। एक पॉलिसी बच्चों के दिमाग में एक थॉट प्रोसेस डाला जाए कि वो किसके रिगार्डिंग? रिलीजन न्यूट्रलिटी का। तो ये था बेसिकली आपका हंटर एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882 एंड उसकी रिकमेंडेशंस, राइट। चलिए जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किस रिस्पॉन्स में लॉन्च हुआ था? साइमन कमीशन, सॉल्ट टैक्स, जलियांवाला बाग मैसेकर या रॉलेट एक्ट? तो सॉल्ट टैक्स के रिगार्डिंग हुआ था। सबने अवज्ञा, क्योंकि हम आपकी अवज्ञा करेंगे अब, यानी कि बात नहीं मानेंगे। किससे रिगार्डिंग? हम अब अपने डोमेस्टिक यूज के लिए सॉल्ट खुद प्रोड्यूस करेंगे, हम आपके ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे, ये बात थी। तो सॉल्ट टैक्स खुद, आपको पता है दांडी मार्च, आपको अगर याद होगा महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च 1930, ठीक है। तो क्यों उन्होंने करी थी? सॉल्ट बनाने के लिए ये आपने यात्रा करी थी, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको बोलूंगा जब भी आप ऑप्शन देखते हो दिमाग में फटाफट से कैलकुलेशंस किया करो। क्या कैलकुलेशंस किया करो? इसे कहते हैं माइंड मैप्स। आप फटाफट से क्या करो, साइमन कमीशन कब आया था? 1927-28, एकदम दिमाग बोले, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है। आप जितना मर्जी बुक्स पढ़ के जाओ, जब तक आप दिमाग में ये क्रिएट नहीं ना करोगे ये वाली ट्रिक, कभी भी पेपर सॉल्व नहीं होगा। हिस्ट्री का क्या, किसी भी और चीज का, लेकिन डेट्स स्पेसिफिक हिस्ट्री में ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सॉल्ट टैक्स डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? दांडी मार्च 1930 का। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, ठीक है। रॉलेट एक्ट आपका 1919। देखो मुझे याद है ये चीज, मुझे हेल्प मिलेगी फिर एग्जाम में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इन चीजों को पढ़ना है। द नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज किसने लिखी? तो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, 1909 में लिखी थी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। हिंद स्वराज, सेल्फ रूल, उसके बारे में बात करी थी इसमें उन्होंने। कैबिनेट मिशन 1946 एम टू इंट्रोड्यूस अ क्रिप्स मिशन रिफॉर्म्स, प्रपोज अ प्लान फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, फॉर्मुलेट द मॉन्टेग कैंप्सफोर्ड रिफॉर्म्स और पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 नेशंस। देखो इसका ऑप्शन सही बी है, प्रपोज अ प्लान फॉर 19
इंडियाज इंडिपेंडेंस 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, पहली बात तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन यहां से आता है कि कब आया था, तो 1946 में आया था। क्यों आया था? इन्होंने बेसिकली एक प्लान प्रपोज करा था। क्या करा था? एक प्लान प्रपोज करा था। किसके लिए? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, ठीक है, उनके लिए, कि अब क्या करो, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क करो, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है। तभी तो ऑब्वियसली बात है 1947 में आगे चल के हमने आज़ाद होना था, फ्री होना था, तो उसके लिए क्या चाहिए? सॉफ्ट बेसिकली वर्किंग के लिए एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो आप उसको उसके लिए बनाओ, प्रिपेयर करो बेसिकली, ठीक है। तो ये बात इसमें कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757 वाज साइंड बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ब्रिटिश एंड द मराठास, ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला, ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। तो सही उत्तर क्या रहने वाला है? ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला। ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला के बीच में ट्रीटी ऑफ अलीनगर आपकी साइन हुई थी 1757 में, और यही ट्रीटी ने बाद में चल के आप कह सकते हो एज अ ग्राउंड काम करा था। एक सेकेंड, ओके, एज अ ग्राउंड काम करा था। किसके लिए? बैटल ऑफ प्लासी के लिए, प्लासी के लिए, ठीक है। यहीं से जो है वो कारण बने थे, वो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में ही, लेटर ऑन। ये बात याद रखोगे। सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच बेसिकली ये हुई है। होता यूं है कि आपका इस ब्रिटिश और सिराजुद्दौला इस संधि के बाद हुआ यूं था कि जो कलकत्ता था वो किसके पास चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया, ठीक है। अब इसके बाद चेंजेस क्या आते हैं? एक तो फोर्टिफिकेशन हो जाती है, फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता, इनके पास राइट आ गया ब्रिटिशर्स के पास। दूसरी बात, अब यहां पे आप कह सकते हो ड्यूटी फ्री टैक्स होने लगा। किसके लिए? यूरोपियंस के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए ड्यूटी फ्री टैक्स, ठीक है। ये सब आप बातें यहां पे याद रखोगे इसके बाद, ठीक है। तो यही इसके कारण, इसी के बाद कुछ ऐसे कारण बने जिसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ किसके बीच था? सिराजुद्दौला आपको पता चल गया बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की तरफ से थे, रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की तरफ से उनके बीच ये हुई थी संधि, ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इंडियन नेशनल आर्मी, स्वदेशी मूवमेंट। तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो HRA थी उस टाइम पे तो उसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता था बेसिकली, बट ये फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बहुत अहम रोल है, ठीक है। तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये एसोसिएटेड है काकोरी इंसिडेंट से। काकोरी इंसिडेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था? 1925 में हुआ है। कहानी ये है कि एक ट्रेन में क्या था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जगह जगह से जिन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्ट करा होता था, पैसे कलेक्ट करे होते थे, उसको एक ट्रेन में डाल के लेके जाते थे। कहाँ पे? अपने हेडक्वार्टर लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। तो लखनऊ की तरफ जा रही थी, लखनऊ का उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो वहां लेके जाते थे बेसिकली ये। तो इनको जो पता था HRA के बंदों को, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बंदों को, अंडर द लीडरशिप ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल, किसकी? अंडर द लीडरशिप ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने इस ट्रेन के ऊपर अटैक करा, इसको रोका, इसको लूटपाट करी और फरार हो गए, ठीक है। सारा पैसा उन्होंने लूट लिया। क्यों? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में वो पैसा खर्च करना था, फ्रीडम स्ट्रगल में वो पैसा खर्च करना था, इसलिए, ठीक है। लीडर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। बाकी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन कौन से थे? अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहरी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सन्याल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। इनफैक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन यहां से आया हुआ, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से, ठीक है। तो ध्यान से, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर वाज नॉट इन्वॉल्वड इन द काकोरी इंसिडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन वो फ्रेम कर देगा आपके लिए। तो आपको उसके लिए क्वेश्चन, आपके इनके नाम पता होने बड़े जरूरी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सपोर्ट के लिए, एंड पढ़ते रहिए इसी तरीके से।